अच्छा जी, आज हमें देखना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? व्हेन मोनोमर्स combine to form a polymer with a release of a small molecule, usually a water molecule। अच्छा जी, हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में तीन तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे। एक है हमारा पॉलीएमाइड्स, फ्रॉम अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायमाइन। और एक है हमारा पॉलीएस्टर्स, फ्रॉम अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायोल। और एक हम दूसरा तीसरा वाला पॉलीमर भी हम लोग पॉली अमाइड ही पढ़ेंगे, लेकिन वो एक हमारे पास नेचुरल पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के हैं। एक है हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स एक्चुअली मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं, जो इंसानों ने खुद बनाए, जिनको हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। और दूसरी जो टाइप है पॉलीमर्स की हमारे पास, वो है नेचुरल पॉलीमर्स। अच्छा, अब सिंथेटिक पॉलीमर्स में हम एक पॉलीअमाइड पॉलीमर पढ़ेंगे, जो कि मार्केट नेम से मशहूर है नायलॉन के नाम से। और एक हम पॉलीएस्टर पढ़ेंगे, जो कि मार्केट नेम में मशहूर है पैट के नाम से। पैट भी कहते हैं इसको, टेराइलीन भी कहते हैं इसको। इसी तरह नेचुरल पॉलीमर में हम एक पॉलीएमाइड पढ़ेंगे। अब ये पॉलीएमाइड क्या होता है, ये भी आगे समझ आ जाएगी बात। जो कि प्रोटीन्स कहलाता है। नेचुरल पॉलीएमाइड प्रोटीन है और आर्टिफिशियल पॉलीएमाइड नायलॉन है। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉलीमर्स जो है वो, अभी हम पॉलीएमाइड पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा क्या होता है पॉलीएमाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगी। पॉलीमर्स हमारे पास देखो, पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स मॉलिक्यूल। when many molecules combine together to form a large molecule, that is known as polymer। तो एडिशन पॉलीमर, अगर आपने क्लास में इसकी भी एडिशन पॉलीमराइजेशन की तो वो क्लास प्लीज ले लेना, जरूरी है। तो फर्स्ट पॉलीमर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है पॉलीएमाइड। इसको हम लोग नायलॉन भी कहते हैं। अच्छा, ये पॉलीमर जिन मोनोमर से बना होता है वो दो तरह के मोनोमर्स हैं। देखो हमारे पास जैसे एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें वी हैव टू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स। तो जब किसी एक मॉलिक्यूल में
व्हेन वी हैव टू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बीच में कोई कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, लेकिन जो लास्ट कार्बन होगा वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो फर्स्ट कार्बन होगा वो भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इस मॉलिक्यूल में वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए हम इसको कहते हैं डाई एसिड। अच्छा, अब बीच में जो ये हाइड्रोकार्बन चेन है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि ये हर सारे मोनोमर्स में सेम हो। किसी में तीन भी हो सकते हैं, किसी में चार भी हो सकते हैं, किसी में छह भी हो सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हमें ये चेन बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन चेन की जगह पे एक बॉक्स बना देंगे, और उस बॉक्स के राइट और लेफ्ट पे जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है बस वो शो करेंगे। ये इसलिए करना है ताकि हम अपना काम आसान कर सकें। ठीक है, तो हमें सिलेबस ये कहता है कि आप डाई कार्बोक्सिलिक को एक बॉक्स बनाओ, और उस बॉक्स के दोनों साइड्स पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप शो कर दो। बीच की जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसके बीच की हाइड्रोकार्बन चेन नहीं बनाएंगे। बेटा अभी ये सब पढ़ेंगे ना, पेट और पॉलीएमाइड, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा समझ क्या होता है पेट। तो हम अपना डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर जो है वो इस तरह से बनाएंगे, और इसका जो दूसरा मोनोमर होता है वो होता है डाई अमाइन। अब ये जो अमाइन फंक्शनल ग्रुप है ये आपने आज से पहले कभी नहीं देखा है। इसमें भी इसी तरह से बीच में एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है कार्बन की, और जो हमारा लास्ट कार्बन है उस पे जो है वो नाइट्रोजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जिसमें नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन होते हैं इसको हम कहते हैं अमाइन। अच्छा, डायमाइन क्या होगा? डाई मीन्स टू। तो इस मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होंगे, मतलब फर्स्ट कार्बन पे भी अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो लास्ट कार्बन है उस पे भी अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। और ये जो बीच की हाइड्रोकार्बन चेन है, ये चेन जो है वो फोर कार्बन एटम्स की भी हो सकती है, सिक्स की भी हो सकती है, इसी तरह 10 कार्बन एटम्स की भी हो सकती है। तो ये चेन कितनी लंबी है हमें ये नहीं बनाना है। हमें जो है ना इस चेन की जगह पे, हाइड्रोकार्बन चेन की जगह पे हम अगेन एक बॉक्स बनाएंगे, और उस बॉक्स के राइट पे और लेफ्ट पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप शो कर देंगे नाइट्रोजन, जिसके साथ होते हैं दो हाइड्रोजन, लाइक दिस इज डायमाइन मोनोमर, एंड फर्स्ट वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर। तो पॉलीएमाइड बनाने के लिए ये दो मोनोमर्स आपस में रिएक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे अभी हम इसको देख लेते हैं। देखो, जब बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के मोनोमर्स एक जगह पे एक साथ होंगे डायमाइन मोनोमर्स के साथ, जैसे ये मेरे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है, इसके बराबर में एक डायमाइन मोनोमर है, अच्छा इसके बराबर में एक और डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर होगा, और फिर एक डायमाइन मोनोमर, इस तरह से ही चलता रहेगा। मतलब ये हजारों डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन मोनोमर्स एक दूसरे के आसपास रखे हुए हो सकते हैं। अब ये लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे कैसे वो तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो निकल जाएगा, और अमाइन का जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा। और ये लोग मिलके, जैसे आपने एस्टर बनाया था ना लास्ट क्लास में, इसी तरह ये लोग मिलके टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम दे विल रिलीज, और दे विल गिव अ वाटर मॉलिक्यूल। जहां जहां कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन फेस टू फेस आ रहे हैं, दे विल रिएक्ट टुगेदर टू रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल। जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, बाहर आता है,
इसी वजह से हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमर कह रहे हैं, क्योंकि वाटर के रिलीज होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है और जो अमाइन का नाइट्रोजन है, ये लोग आपस में जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। बीच में से जो OH और हाइड्रोजन निकला है, ये मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और अमाइन का जो नाइट्रोजन है, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये डिफरेंट मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है, इसका OH निकल गया। तो आगे इसने किस चीज के साथ बॉन्ड बनाना है, अमाइन के नाइट्रोजन के साथ। उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक निकल चुका हुआ है। इसी तरह अमाइन मोनोमर में जो राइट साइड पे नाइट्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन निकल गया है और आगे जो है वो नाइट्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और साथ जुड़ते जाएंगे इस तरह से ये, लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं तो मुझे रोकना है ना जाके। अब ये हजारों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होंगे तो मैं हजार तो नहीं बना सकता। तो मैंने अभी जैसे दो तीन बना दिए, उसके बाद मुझे पता है कि हर अमाइन मोनोमर में से हाइड्रोजन निकला है, तो वो हाइड्रोजन निकाल के मैंने कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर दिया। इसी तरह जो फर्स्ट वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है, उसका OH निकल रहा है पूरा, तो मैंने OH निकाल के बाकी कार्बन के साथ एक कंटिन्यूटी बॉन्ड शो कर दिया। तो ये जब मोनोमर जुड़ जाएंगे तो ये एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। इस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। और इसमें जो बीच में जो लिंक कर रहा है ना बॉन्ड इन मोनोमर्स को आपस में, ये जो बॉन्ड है हमारे पास, इस जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और उसके साथ एक नाइट्रोजन है और इसके साथ नीचे एक हाइड्रोजन है, इस ग्रुप को या इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप। दिस इज एमाइड, AMIDE, अमाइड। इसका जो मोनोमर है वो एमाइन है। ये जो हमने ऊपर दो नाइट्रोजन वाला मोनोमर बनाया है, इसका नाम है एमाइन विथ AMINE। और ये जो नाम बन रहा है इसको हम कहते हैं अमाइड। और देखो इस पॉलीमर में एक अमाइड नहीं होगा, दो, हर दो मोनोमर के बीच में अमाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें बहुत सारे अमाइड बॉन्ड बनेंगे। तो मैनी अमाइड बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पॉली एमाइड। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज पॉलीएमाइड, इसलिए इसको पॉलीएमाइड कहा जाता है। और पॉलीएमाइड जो हम डाइऑक्सिलिक और डायमाइन से बनाएंगे, तो ऐसे पॉलीमर को हम सिंथेटिकली आर्टिफिशियली बनाते हैं और इसको हम कहते हैं नायलॉन। एंड यू गाइस नो व्हाट नायलॉन इज यूज्ड फॉर, राइट। नायलॉन जो है हमारा क्लोथिंग वगैरह के लिए यूज होता है ना। नायलॉन के कपड़े होते हैं, नायलॉन की रोप्स होती हैं, नायलॉन के पैराशूट्स भी बनते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। आगे बढ़े। ये सारी हमारी अमाइड लिंकेजेस कहलाती हैं। बाय दीज आर नोन एज अमाइड लिंकेज। इसको हम अमाइड लिंकेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर के साथ लिंक कर रहा है। ठीक है जी रामीन बेटा, क्वेश्चन में आंसर कर देता हूँ आपके। अगर आप सिर्फ 2 यूनिट्स बनाओगे, 2 मोनोमर्स बनाओगे तो भी सही है। सही है, दो से ज्यादा भी बना सकते हो, यूजुअली दो बने हुए होते हैं। इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनेगा, पूरा बनाना आना चाहिए आपको। 2 मोनोमर्स, अगर आप दो डाई कार्बोक्सिलिक के बना रहे हो तो उसमें तो सिर्फ 4 कार्बन होंगे ना हुजैफा, अब्दुल्ला। समझ नहीं आई ये 6 कार्बन बॉन्ड वाली बात, दोबारा समझाओ। और हुजैफा कहाँ से समझ नहीं आया है।
हाँ सभी करते हैं इसकी अभी। देखो, हमारे पास जो पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है, वो इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, एंड दीज टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, वन इज डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर। डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर हम उसको कह रहे हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, सो इट हैज टू कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाई कार्बोक्सिलिक। अच्छा, ये जो बीच में मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन चेन होगी जो कि कुछ मोनोमर्स में बड़ी हो सकती है, बचाने के लिए एग्जामिनर कहता है कि भैया सिमिलरली डायमाइन मोनोमर क्या है, ऐसा मोनोमर जिसके राइट और लेफ्ट कार्बन पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अमाइन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वन नाइट्रोजन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट। अगर इफ यू हैव टू अमाइंस इन अ मॉलिक्यूल, दिस मोनोमर इज नोन एज डायमाइन। डाई मींस टू। और जब ये बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन मोनोमर्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमाइन का H, हाइड्रोजन, ये लोग निकलेंगे टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और अमाइन का नाइट्रोजन, ये लोग आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से ये आपस में जुड़ते जाएंगे, और बीच में जो है ना अमाइड बॉन्ड बनते जाएंगे बहुत सारे। इसलिए हम इसको कहते हैं दीज मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय amide bond, and this is known as हम कहते हैं polyamide because it has many amide functional groups, right? आगे बढ़े। ये कह रहे हो कि इसमें बीच में फोर कार्बन एटम्स क्यों है? देखो, ये कार्बन एटम तो ज्यादा कम ज्यादा हो सकते हैं, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, लेकिन दोनों साइड पे दो नाइट्रोजन होना जरूरी है। अगर वो दो अमाइन नहीं होंगे तो जरा खुद सोचो कि क्या ये चेन आगे कंटिन्यू हो सकती है? देखो, ये कार्बोक्सिलिक मोनोमर के एक साइड पे कार्बोक्सिलिक है, अमाइन मोनोमर के एक साइड पे अमाइन है, तो यहाँ से तो बॉन्ड बन गया। अब राइट साइड से बॉन्ड बनाने के लिए भी तो मुझे अमाइन और कार्बोक्सिलिक एक दूसरे के फेस टू फेस चाहिए ना। इसीलिए राइट साइड पे भी अगर अमाइन है तो लेफ्ट साइड पर भी अमाइन होगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेफ्ट साइड पर भी बॉन्ड बना सकेगा, राइट साइड पर भी बॉन्ड बना सकेगा। सही है। और अगर आप ये कह रहे हो कि जो बीच में हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसको आप इग्नोर कर दो। ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकती है, मैंने तो आपको एक ऐसी एग्जांपल दी हुई है ना। तो अभी फिलहाल जो मैंने एग्जांपल दी है उसमें मैंने कार्बोक्सिलिक में बीच में तीन कार्बन लगाए हुए हैं, अमाइन में बीच में चार कार्बन लगाए हुए हैं, ये पांच लगाए हुए हैं, बल्कि यह आप इग्नोर कर दो, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है। हाँ, आपने अब्दुल्ला जो चेन बनाई है वो भी सही है। आप अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चेन को इस तरह से बनाऊं, ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो मैं ऊपर की तरफ लिख दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो अमाइड बॉन्ड ही है अभी तक, बस डिफरेंट स्टाइल है लिखने के, तो इट डजेंट मैटर, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एंड में आपने बस जैसे हर कार्बोक्सिलिक एसिड का हम OH निकाल रहे हैं ना, तो एंड में आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है उसका OH निकाल के कंटिन्यूटी बॉन्ड एक लाइन बना के छोड़ देनी है, और अमाइन जो दूसरी साइड पे है उसका हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो वो एक हाइड्रोजन निकाल के आपने एक लाइन बना के कंटिन्यूटी बॉन्ड की तरह छोड़ देनी है, क्योंकि इसके आगे ये चेन कंटिन्यू होगी। अब मैं कितने जाहिर है कहीं ना कहीं तो मैं रुकूंगा ना, मेरा पेज खत्म हो गया। राइट, कॉर्नर राइट पर।
हाँ, कॉर्नर्स पे जो है ना, वो आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड से पार्ट निकल रहा है वो निकाल के आपको छोड़ना है, और अमाइन से जो पार्ट निकल रहा है वो आपको निकाल के छोड़ना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और पॉलीमर देखते हैं। ये और समझ आएगा, जरा आगे चलो। जो हमारा सेकंड पॉलीमर है ना, वो है पॉलीएस्टर। जो पहले पॉलीएस्टर क्लोथिंग होती है ना, जिसकी आपकी टी शर्ट्स होती हैं, दैट्स पॉलीएस्टर। अच्छा, पॉलीएस्टर का एक और नाम, मार्केट नेम होता है पैट। PET, पैट। इसकी एक फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरिफिथलेट। फॉर्चुनेटली हमें वो फुल फॉर्म याद नहीं करनी है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो वो होती है पॉली इथाइलिन टेरिफिथलेट। लेकिन ये फुल फॉर्म आपको याद नहीं करनी है, बस आप पैट याद रखो। इससे पहले सिलेबस में ना पॉलीएस्टर का एक और नाम हुआ करता था, उसको हम टेराइलीन कहते थे। मतलब इसको टेराइलीन भी कहते हैं। तो ये अब पुराने क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा नाम, लेकिन अगेन अब ये वाला टेराइलीन याद नहीं करना है, आपने पैट के नाम से इसको याद रखना है। अब देखो, पैट बनाने के लिए या पॉलीएस्टर बनाने के लिए हमारे पास जो मोनोमर्स होते हैं वो दो तरह के हैं। एक है हमारा, इसमें भी एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर होता है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, हम अगेन एक बॉक्स बनाएंगे और उसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, डाई कार्बोक्सिलिक। और जो सेकंड मोनोमर है हमारा फैट बनाने के लिए, वो होता है डायऑल। डायऑल मोनोमर में हमारे पास क्या होता है, ये जो बॉक्स है इसके राइट और लेफ्ट पे दो जगह अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल को तो आप जानते हो। अब जब ये मोनोमर्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, इनके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या नाम होता है इस बॉन्ड का? एस्टर। और ये किस तरह से बनेगा? इसमें से भी देखो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक का OH हटा दूं और अल्कोहल का H हटा दूं, दिस विल आल्सो रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल। और ये दोनों मोनोमर्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक का हम OH निकाले हैं पूरा इस पॉलीमर को बनाने के लिए, और अल्कोहल का सिर्फ H निकाल रहे हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक का H और अल्कोहल का OH भी निकालो तो भी एस्टर बॉन्ड बनेगा बीच में। कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन है फिर वो बॉन्ड बना लेगा अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ। इस तरह से ये डिफरेंट मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। और बीच में जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा वो एस्टर बॉन्ड, बहुत सारे एस्टर बॉन्ड दिखना शुरू हो जाएंगे आपको।
देखो इसमें बहुत सारे एस्टर फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो दिया मैनी एस्टर लिंकेजेस। एस्टर बॉन्ड आपको पता है अच्छी तरह से कैसा होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन और आगे पीछे कार्बन। इसलिए इस लिंकेज को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। लिंकेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिंक कर रहे हैं ना मोनोमर्स को आपस में एक दूसरे के साथ। और इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? पॉली एस्टर। और इसका जो मार्केट नेम अब आपको याद रखना है वो है पेट। तो पॉलीएस्टर ऐसे दिखेगा, नायलॉन या जो पॉलीएमाइड है वो आपको ऊपर जो बना था वो है। अभी मैं दोनों को साथ साथ रख के भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा नायलॉन, जिसमें बहुत सारे पॉलीएमाइड्स हैं। अब्दुल्ला मैं बनाता हूँ, एक मिनट रुको। और ये आ गया हमारा पैट, जो कि एक पॉलीएस्टर है। सही है, डिफरेंस समझ आ रहा है? एक में अमाइड बॉन्ड बन रहे हैं बीच में, पॉलीएस्टर में एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं बीच में। पॉलीएमाइड बनाने के लिए जो मोनोमर है वो डाई कार्बोक्सिलिक है और डायमाइन है। और पॉलीएस्टर बनाने के लिए जो मोनोमर है वो जाना चाहिए कि कौन सा पॉलीएमाइड है और कौन सा पॉलीएस्टर है। जी हसन, रट्टा तो है। अगर मैं ये सिर्फ दो मोनोमर से शो करना चाहूँ, जैसे अगर मैं नायलॉन को सिर्फ दो मोनोमर्स बनाओ डाई का, मतलब मैंने तो अभी दो डाई कार्बोक्सिलिक तीन डायमाइन बनाए हुए हैं ना। फिर देखो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। सही है। अच्छा, क्योंकि जो पेपर होता है ना वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मतलब ब्लैक, सिर्फ ब्लैक से लिखा हुआ होगा ना, तो इसमें कलर तो नहीं होंगे। जैसे मैंने डाई कार्बोक्सिलिक और डायमाइन को डिफरेंट कलर से बनाया हुआ है, तो वो सेपरेट कैसे करता है फिर? जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मोनोमर का जो बॉक्स है उसको उसने शेड कर देना है। इसी तरह जब पैड बनाएंगे और सिर्फ दो मोनोमर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक हो गया।
आगे बढ़े। अच्छा, एक हमारे पास नेचुरल पॉलीमर भी है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी एक तरह का पॉलीएमाइड है। प्रोटीन मोनोमर्स, जिन मोनोमर से बनेगा उनमें भी जो बॉन्ड बनेगा या लिंकेज बनेगी वो पॉलीएमाइड लिंकेज बनेगी। जी अभी ये दोनों हमेशा ऐसे ही बनेंगे, आपको याद रखना है। अच्छा, प्रोटीन का जो मोनोमर है ना, वो एक ही तरह का मोनोमर होता है। और वो जो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं वो कहलाता है अमाइनो एसिड्स। मोनोमर में जैसे एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसी मोनोमर में दूसरी साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। और वो जो बीच वाला कार्बन है उस पे हाइड्रोजन लगा, और कोई और डिफरेंट चीज अटैच्ड हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा है ना, तो ये आर जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आर हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये आर जो है वो कोई CH3 फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास हमारी ह्यूमन बॉडी में अराउंड 21 से 22 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। सही है, तो ये जो बस सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उन सबका एक ही स्ट्रक्चर होता है, बस सिर्फ जो डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें यहाँ आर की जगह पे एक और हाइड्रोजन लगा हुआ है। और एक अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसा है जिसमें सब कुछ सिमिलर है। सारे अमाइनो एसिड में ये सारे बॉन्ड सेम होते हैं, बस ये जो आर है ना जहाँ पे, वहां पे डिफरेंस आ सकता है। जैसे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ अमाइड बॉन्ड बना सकते हैं। देखो ये मेरा पहला अमाइनो एसिड है, इसके बराबर में एक दूसरा अमाइनो एसिड है। इसी तरह इसके बराबर में एक और अमाइनो एसिड आ गया। वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। मतलब एक ही तरह के अमाइनो एसिड भी आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड के एक साइड पे अगर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरी साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो OH और H मिलके वाटर बनाएगा। और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड या सेम अमाइनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। आर मीन्स इट कैन बी एनीथिंग। हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, वो कोई OH भी हो सकता है, वो कोई और चेन भी हो सकती है। इसलिए हमें आर क्या है वो याद नहीं रखना है, तो हमें कुछ भी बना के दे सकता है। बाकी पूरे अमाइनो एसिड में चाहे कोई भी अमाइनो एसिड, तो बाकी की जो चीज है ना वो हमेशा सेम होती है सारे अमाइनो एसिड में। अब अगर अमाइनो एसिड में जो बीच में चीज बनी हुई है इसको अगर हम हाइड कर दें और इसकी जगह पे बस एक बॉक्स बना दें, बॉक्स के एक साइड पे हम दिखा देते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी साइड पे हम दिखा देते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह इसके बराबर में जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा, अगर मैं बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं वो हाइड कर दूं,
तो वो भी इसी तरह का दिखेगा, इसमें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये लोग भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक मैं तीसरा अमाइनो एसिड भी बना देता हूँ। अगेन दे विल रिलीज अ वाटर molecule and carbon of carboxylic acid and nitrogen of amine, they will react together to form amide linkage। तो अगर मैं बॉक्स वाले अमाइनो एसिड बनाऊंगा तो फाइनल पॉलीमर मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है जी। नायलॉन में और प्रोटीन, ये जो हमने अभी बनाया है प्रोटीन, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। इसमें लिंकेज सेम है, अमाइड लिंकेज ही है दोनों में। लेकिन देखो दोनों को देख के मैं पहचान सकता हूँ कि नायलॉन कौन सा है और प्रोटीन कौन सा है। मतलब नायलॉन को और प्रोटीन को एक साथ रखता हूँ, तो फिर आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि नायलॉन कौन सा है इसमें से और प्रोटीन कौन सा है। नेमिंग देखो, अगर नेमिंग आएगी तो आपने इसको इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन या नायलॉन बताना है। नेमिंग नहीं आएगी वैसे, पर ये पॉलीमर क्या है वो याद रखना है। इसको जो है ना अच्छा, इसमें से कैसे पता चलेगा कि नायलॉन कौन सा है और हमारा प्रोटीन कौन सा है। तो देखो, प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड की पहचान क्या है कि जो हमारा मोनोमर है, मतलब एक बॉक्स के एक साइड पे कार्बन होगा और दूसरे उसी बॉक्स के दूसरे साइड पे नाइट्रोजन होगा। ये शो करता है कि ये अमाइनो एसिड मोनोमर से बना हुआ है। दोनों में लिंकेज अमाइड लिंकेज ही है। लेकिन देखो, जो नायलॉन है नीचे और दूसरे बॉक्स के दोनों साइड पे और डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर से बना हुआ है वो नायलॉन है, और जो अमाइनो एसिड मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ है वो प्रोटीन है। क्योंकि इसमें देखो ये जो हमारे पास है मोनोमर्स, इसमें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक साइड पे अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, तो इट मींस कि ये अमाइनो एसिड मोनोमर से बना हुआ है। और जो नीचे वाला नायलॉन है उसमें देखो डायमाइन है, क्योंकि बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन है। और जो दूसरे टाइप का मोनोमर है उसमें बॉक्स के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक है। तो ये शो कर रहा है कि ये डायमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर से बना हुआ है, तो ये हो जाएगा नायलॉन। और जो जो सिर्फ एक ही तरह के अमाइनो एसिड, जिसके अमाइनो एसिड से बना हुआ है जिसमें बॉक्स के एक साइड पे कार्बन होगा एक साइड पे नाइट्रोजन होगा, ये पहचान है अमाइनो एसिड की, तो ये हो जाएगा प्रोटीन। क्लियर है।
अच्छा चलो, एक बात और बताओ मुझे। पहले तो बताओ, ये जो मैं पॉलीमर बना रहा हूँ ये कौन सा है? दिस इज पॉलीएस्टर, क्योंकि इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इस पॉलीएस्टर को ना मैं वापस ब्रेक डाउन भी कर सकता हूँ। ये बेसिकली पैट है, राइट? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर और पैट कैन बी कन्वर्टेड back into its monomers। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीपॉलीमराइज करना, मतलब पॉलीमराइजेशन का उल्टा इज रीपॉलीमराइज्ड। इन अदर वर्ड्स आई कैन से ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स। ऑफ पॉलीमर्स भी कहते हैं। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रीजनरेट हो गया था, इसी तरह हम पॉलीएस्टर को भी रीपॉलीमराइज या इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कैसे? एड एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के इसको अगर हम हीट कर देंगे तो ये वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दोबारा से जो वाटर है वो ऐड हो जाएगा, इसलिए हम इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ब्रेक डाउन कहाँ से होगा ये? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड भी डाल सकते हो, बस आप ये याद रखो कि एसिड डाला है और हीट करा है। ये जो ब्रेक डाउन होगा, ये जो एस्टर हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, COO, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन होगा कार्बन और ऑक्सीजन से। और ये मिलके वापस क्या बना लेंगे? मतलब ये दोबारा से मोनोमर्स अलग अलग होके जिन पॉलीमर से बने थे वापस पॉलीमर बना लेगा। जैसे ये मैंने पैड बनाया है, तो इसके दोनों साइड पे जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा दोबारा से बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक। और जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है वो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा OH। इसमें देखो वाटर दोबारा से ऐड हो गया ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऐड हो गए, तो दोबारा से क्या मिल गया हमें? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर एंड डायॉल मोनोमर। हसन, बात नहीं समझ आई आपकी? आगे बढ़े।
वापस देखो ब्रेक डाउन कर रहे हैं पॉलिएस्टर को, बस ये पर्पस है। और क्यों करते हैं ब्रेक डाउन, उसके बहुत सारे रीजन हैं। हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये वापस रीपॉलीमराइज हो सकता है। और एसिड एज एसिड इसलिए डाला है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है वो, स्पीड अप कर देता है। अगर मैं इसे वाटर डाल के हीट करूंगा ना तो भी हो जाएगा। एसिड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है बस, और कोई पर्पस नहीं है उसका। नहीं, ये वापस मोनोमर बन जाएंगे, पॉलीमर खत्म हो जाएगा, फिर ये सारे ब्रेक डाउन होंगे। मतलब जितने भी हमारे पास इसमें बनाने के लिए जितने भी मोनोमर्स यूज हुए हैं ना, वो सारे वापस बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो डाई कार्बोक्सिलिक और दो डायोल बने हुए हैं, तो ये सारे बाहर आएंगे। ठीक है, मैंने इसे बना के दो दिखाए आपको, क्योंकि एक जैसे ही है ना सारे। हुजैफा, एसिड के अगर बारे में पूछ रहे हो तो एसिड कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन सेम रहता है। तो वो HCl वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा था, HCl रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए भाई आगे। अच्छा, ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, हमने दो तरह के पॉलीमर्स पढ़े, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। इन दोनों की डेफिनेशन देखिए अलग अलग। एडिशन पॉलीमर्स में एल्कीन मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट अ रिलीज ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। और कंडेंसेशन पॉलीमर में डाई कार्बोक्सिलिक या डायॉल या डाई कार्बोक्सिलिक या डायमाइन ज्वाइन हो रहा है बाय रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास जो पॉलीमर होता है वो प्लास्टिक्स होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने देखा कि हम उसको नायलॉन या पैड बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स होती है वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, या पहले बायोडिग्रेडेबल समझो, वो पॉलीमर्स होते हैं विच आर डिकम्पोज्ड, विच आर डिकम्पोज्ड या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब उनकी वापस हाइड्रोलिसिस हो जाती है बाय बैक्टीरियल। छोड़ देते हैं तो एक टाइम आएगा कि वो वापस टूट जाएंगे। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, वो कभी डिकम्पोज नहीं होते। विच आर नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरियल एक्शन इन एयर। प्रॉब्लम क्या होती है इससे, जो पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो उन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे पास इनकी डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब आप एक प्लास्टिक टूट गया है, उसको क्या करें, उसका कहाँ फेंकें। तो प्लास्टिक्स हैव डिस्पोजल प्रॉब्लम, क्योंकि वो, अगर आप उसको ऐसी नेचर में छोड़ दोगे तो वो तो डिकम्पोज होगा नहीं, वो तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, 100 साल भी वैसा पड़ा रहेगा। अब जाहिर है हम नए प्लास्टिक बनाते जा रहे हैं, तो जो वेस्ट है उसको कहाँ फेंकें। अब कुछ लोग, अगर उसको अगर मैं कहूँ कि जमीन पे ऐसी फेंक दो, तो वो तो पोल्यूशन है ना। मतलब अगर मैं उसको या तो कभी हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है तो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं।
लेकिन क्या वो जमीन से खत्म हो जाएगा? भाई देखो, जमीन जो है वो चीजों को डिकम्पोज कर देती है। ठीक है। इनफैक्ट जितने भी एनिमल डेड बॉडीज हैं, ह्यूमन डेड बॉडीज हैं, प्लांट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट? बट प्लास्टिक्स नहीं होते। तो क्या होता है, वो लैंडफिल पोल्यूशन कहलाती है। ये जमीन, आपका कितनी जमीन खोदोगे भाई? प्लास्टिक तो आप बनाए जा रहे हो। इसी तरह अगर आप कहो कि भाई इसको डिस्पोज करने के लिए हम जो है वो पानी में फेंक दें, ज्यादातर ओशंस में जो है वो प्लास्टिक जमा हो जाती है। उससे क्या प्रॉब्लम है, मरीन लाइफ इफेक्ट होती है। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें एक टर्टल था बड़ा सा। उस टर्टल के नॉस्ट्रल्स में ना एक स्ट्रॉ फंसी हुई थी। तो जब उन्होंने वो स्ट्रॉ निकालना शुरू किए तो वो स्ट्रॉ इतनी बड़ी थी कि वो पूरे टर्टल की जो लेंथ थी उसके जितनी तो वो स्ट्रॉ थी जो उसके नॉस्ट्रल्स में फंसी हुई थी। क्योंकि पानी में भी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा। हमने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में भी देखा था, प्लास्टिक एक तो केमिकल्स भी रिलीज करते हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहे नेचर में। मतलब एक फिश है वो जो स्विमिंग कर रही है, वो प्लास्टिक में आके फंस गई, तो ऑब्वियसली मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट्स मरीन लाइफ। और अगर छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, माइक्रो प्लास्टिक है, वो फिश जो है वो क्या कहते हैं, अगर वो उसको खा लेगी तो अल्टीमेटली वो फूड चेन में आ जाएगा। आप फिश पकड़ के खाओगे, आपकी बॉडी में भी प्लास्टिक आ जाएगा। तीसरा, जो पाकिस्तानी आवाम करती है, जला देती है उसको। जब आप प्लास्टिक को जलाओगे ना, तो जो उसमें टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, तो जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस फ्रॉम बर्निंग। तो ये हेल्थ के लिए खतरनाक है ना। एयर में अगर टॉक्सिक गैसेस होंगी, आप इनहेल करोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो सकती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो है ना। ठीक है। और उसके साथ क्योंकि हम प्लास्टिक्स की बड़ी वैरायटी बनाते हैं, कुछ प्लास्टिक्स में क्लोरीन भी ऐड हुआ हुआ होता है, तो HCl गैस भी निकलेगी। तो ऑल इन ऑल खतरा है प्लास्टिक से। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हमारे पास है नहीं अभी। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो डिस्पोज नहीं हो पा रही। रिसेंटली नासा ने क्या किया था, एक बहुत सारा प्लास्टिक का जंग लेके ना स्पेस में डाल दिया था एज एज एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। क्या करें, ना बनाओ प्लास्टिक्स, ये करो। जो हमारी पॉलीथीन होती है, एडिशन पॉलीमर हमने पढ़ा था, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो देखो अल्टीमेटली अगर आप उनको प्रॉपर डिस्पोज कर भी दोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके आपका जो ट्रैश है वो जमा होगा, वहां से हवा चलेगी, प्लास्टिक की शॉपर्स जो है वो उड़ के अल्टीमेटली सिविल लाइंस में चली जाती हैं। और सिविल लाइंस में क्या होता है, वो डिकम्पोज तो होती ही नहीं है। जब वो डिकम्पोज नहीं होती तो वो एक वक्त आता है सिविल लाइंस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो वो बारिशों में नाले भर जाते हैं। ये भी प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, स्पेस वाला प्रॉब्लम आइडिया बिल्कुल गलत है। आप स्पेस में कितना प्लास्टिक भेजोगे? और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा रॉकेट वहां तक पहुंचाना। और स्पेस को गंदा क्यों करोगे भाई? ठीक है, आगे बढ़े। तो हल सिर्फ यही है कि आपने प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, कम से कम यूज करनी है। ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, जब तक कि हम लोग साइंटिस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ना बना लें। जो कि बनना शुरू हो गई है, लेकिन वो अब वो पानी से डिग्रेड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब अगर आप दूध लेके आ रहे हो शॉपर में, तो वो रास्ते में ही जो है ना वो प्लास्टिक फट जाएगा। तो इसलिए इसका जो यूज है, और दूसरी बात सस्ते होते हैं ना शॉपिंग बैग्स। अगर आप पेपर बैग आपको कैरी करने के लिए दिया जाए तो उस पर पानी गिरेगा, वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा।
और ऊपर से वो पेपर बैग्स महंगे भी पड़ते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जहाँ जहाँ अल्केन्स यूज किया है ना, अल्केन्स जो होते हैं वो एज अ फ्यूल यूज हो रहे होते हैं। तो ये फ्यूल्स का चैप्टर जो है ना, हम इसी में मिक्स करके साथ पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास जब हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जमीन से निकालते हैं ना, उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। वो जो हमारे पास जो जमीन से क्रूड ऑयल निकलता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अल्केन्स होते हैं जिसपे जंगे होती हैं क्रूड ऑयल पे, जिसमें से पेट्रोल भी निकल रहा है, डीजल भी निकल रहा है, सारा जो एनर्जी बन रही है दुनिया में, वो फॉसिल फ्यूल से बन रही है। इसको फॉसिल फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले जो ऑर्गेनिक मैटर डेड होके जमीन में बरी हुआ था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाता है क्रूड ऑयल में या फॉसिल फ्यूल में। जैसे डायनासोर्स थे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास जो जमीन से कोयला निकालते हैं, कोल, वो भी आ जाता है। जो हम नेचुरल गैस निकालते हैं, मीथेन, जो घरों में कुकिंग गैस आती है, प्रोडक्ट्स हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, वो सारा जमीन से निकल रहा होता है, फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है वो। ये सारा का सारा जो है वो नॉन रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल समझते हो, जिसको हम रिन्यू, बात खत्म हो, कैन नॉट बी रिन्यूड या कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो आप जमीन से जितना है वो बनता है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है। जितनी स्पीड से हम लोग निकाल रहे हैं, एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाना है। नहीं हसन बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स के जो यूजेस थे एज अ कैटलिस्ट, हमने वो स्किप नहीं किया था। वो हमने चैप्टर वाइज पढ़ लिया ना। जैसे आयरन हेबर प्रोसेस में यूज होता है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड कॉन्टेक्ट प्रोसेस में यूज होता है, तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता सबको पढ़ना ही था। निकेल जो है वो हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, तो आपने कर लिया कवर। ठीक है। इसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं और इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको आप ब्लैक गोल्ड भी कहते हो। अब जब जमीन से हम निकालते हैं ना, तो पेट्रोल हो गया, उसमें डीजल भी हो गया, उसमें नेचुरल गैस भी होती है, सब जो है ना वो आपस में मिक्स हुआ हुआ होता है। तो पेट्रोलियम जो है ना वो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पेट्रोलियम को कैसे डिफाइन करेंगे, पेट्रोलियम, या फिर इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं कॉमनली। डिफरेंट एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन मिक्स हुए हुए होते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम इन फ्रैक्शंस को सेपरेट कैसे करते हैं भाई? क्रूड ऑयल में से पेट्रोल को, डीजल को, नाफ्ता को, केरोसिन को, मट्टी का तेल जो होता है, उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं? देखो, हम ना अभी एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कमिंग क्लास में, उसमें हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से होती है। जमीन से जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, तो उसमें अब डिफरेंट एल्केन्स के फ्रैक्शन होते हैं। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम extracted as different fractions कहते हैं उनको, different fractions of alkanes। जैसे हमारे पास जो पेट्रोल होता है,
उसमें 8 कार्बन एटम वाले एल्केन होते हैं, ऑक्टेन। इसी तरह अगर हम डीजल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 15 से 12 तक होते हैं। अब इनका मोलिकुलर मास डिफरेंट है, जिसकी वजह से डिफरेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। जो हैवियर है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो लाइटर है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो डिफरेंट fractions have डिफरेंट बॉइलिंग। जितने भी इसमें फ्रैक्शन है ना, उसको क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को इतना हीट करते हैं कि सारे के सारे एल्केन्स उसमें वेपोराइज हो जाते हैं, गैस फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फर्नेस में पेट्रोलियम है, इज heated टू वेपोराइज, और उसको वेपोराइज करने के बाद हम उसको एंटर करवा देते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, इसको समझना जरा। ये एक बहुत बड़ा सा वर्टिकल सिलेंडर होता है हमारे पास, मतलब एक बिल्डिंग जितना होता है पूरा लेंथ में, और विथ में जो है वो एक रूम जितना होगा। होता क्या है कि इसके अंदर जो है ना, हमने कुछ ट्रेज लगाई भी होती हैं इस तरह से। इन ट्रेस को, अच्छा इसकी जो वर्किंग है ना, वो इसकी वर्किंग नहीं है सिलेबस में, मतलब मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। इस पे जो मैं कंपोनेंट्स लिखूंगा वो आपने लेबलिंग याद नहीं करनी है उसकी, वरना वो समझ नहीं आती है बात, फिर वो बहुत ज्यादा रट्टा हो जाता है चीज का। ये जो ट्रेस है ना, इसको हम कहते हैं बबल कैप्स। बबल कैप्स का नाम याद नहीं रखना है आप। होता क्या है कि जब सारे एल्केन्स इसमें से वेपराइज होके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो एल्केन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो तो इन बबल कैप से टकरा टकरा के ऊपर तक चले जाते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर निकलेंगे वो। लेकिन वो एल्केन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो वो टकरा के एनर्जी लूज करके ना कंडेंस हो जाते हैं, और वो इन द लिक्विड फॉर्म नीचे निकल जाएंगे। जिस एल्केन का जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो उतना ऊपर जाके कलेक्ट होगा, उतना ऊपर जाके कंडेंस होगा। जिसका कम है बॉइलिंग पॉइंट, वो नीचे ही कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, ये सेपरेट कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। Alkane fractions that have higher boiling point are condensed and collected at the bottom of the fractionating column. And as we move upwards, तो हमारे पास वो वाले फ्रैक्शंस कलेक्ट होते हैं जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रैक्शंस with lower boiling points are condensed and collected at the top। जो जितना हैवियर है वो उतना नीचे, और जो जितना लाइटर है वो उतना ऊपर कंडेंस होगा। ये मैं पूरी वर्किंग लिखवा रहा हूँ उसकी, बल्कि मैं ना आंसर इसका जो पूछता है ना, वो पूरा बना बनाया लिखवा देता हूँ आपको। इसका क्वेश्चन है, उस तरह से पूछेगा, हाउ डिफरेंट fractions of petroleum are separated। आंसर लिखोगे
petroleum is heated, fed into oxygenated column. Different fractions are separated on the basis of difference in their boiling points. Heavier fractions are condensed and collected at the bottom of the fractionating column, and lighter fractions are condensed and collected at the top of fractionating column. ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो कुछ इस तरह का दिखता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जो सबसे ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन निकलते हैं उनको हम कहते हैं रिफाइनरी गैसेस, जिसमें आपका मीथेन, कुकिंग गैस वगैरह आ जाती है, एलपीजी आ जाती है, फिर गैसोलीन जो पेट्रोल है, फिर नेफ्ता, फिर कैरोसिन, फिर डीजल, फिर हैवी ऑयल, और फिर आपका रेजिड्यूज जो लुब्रिकेट बिटुमिन वगैरह होता है। इनके जो यूजेस है वो हमें याद रखने हैं। तो ये मैं यूजेस लिखवा देता हूँ फ्रैक्शन का, और इसी ऑर्डर में लिखवाऊंगा जिस ऑर्डर में ये निकलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा आसान करके इन चीजों को लिखवा देता हूँ, वो याद करना है। यूजेस ऑफ फ्रैक्शंस एंड देयर ऑर्डर। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करने भाई। अच्छा, जो हमारा सबसे लाइटेस्ट फ्रैक्शन है वो होती है रिफाइनरी गैसेस। रिफाइनरी गैस फ्रैक्शन, और ये कहाँ यूज होती है?
कुकिंग के लिए एंड हीटिंग पर्पसेस। अब हीटिंग पर्पसेस जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पे जो घरों में हीट आती है वो जैसे एसी, गर्म इलाकों में एसी होता है, वहां पे हीटिंग पर्पसेस के लिए गैस यूज होती है, रिफाइनरी गैसेस, क्योंकि जलेगी, सारे अल्केन्स है ना, कंबशन होगी तो हीट एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गैसोलीन, जिसको हम कॉमनली पेट्रोल भी कहते हैं, इसके नीचे आता है गैसोलीन या पेट्रोल। और यह आप सबको पता है किस लिए यूज होता है, फ्यूल्स फॉर कार्स। सबसे ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है ये लाइटेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट लिख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल लाइन वाइज याद रखना है आपको। लाइटेस्ट फ्रैक्शन जो है रिफाइनरी गैसेस, इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस ऑर्डर याद रखना है कि किसका लोवेस्ट है और किसका हाईएस्ट है। अच्छा, उसके नीचे चलेंगे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आता है उसको हम कहते हैं नेफ्टा। ये यूज होता है एज अ केमिकल फीड स्टॉक, मतलब डिफरेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज होता है। डिटेल नहीं पढ़नी है, बस एज अ केमिकल फीड स्टॉक यूज होता है, ये याद रखना। उसके बाद नेफ्था के बाद हमारे पास आता है केरोसिन। इसको हम पैराफिन भी कहते हैं। केरोसिन या पैराफिन फ्रैक्शन ये यूज होता है एज अ जेट फ्यूल, जहाज की जो फ्यूल होती है। देन वी हैव डीजल। डीजल ऑयल या इसको हम गैस ऑयल भी कहते हैं। ये हमारा जो हैवी कार्स होती हैं, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, उनमें यूज होता है, डीजल इंजन में यूज होता है, लाइक ट्रक्स और लॉरी वगैरह। फिर उसके बाद आते हैं हमारा फ्यूल ऑयल फ्रैक्शन, जो हमारा एज अ फ्यूल यूज होता है फॉर शिप्स। देन वी हैव लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि हमारा लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। लुब्रिकेंट्स लाइक इंजन ऑयल, जो गाड़ी में इंजन ऑयल डलता है उसके लिए यूज होता है। पॉलिशेस वगैरह बनाने के लिए, वैक्सेस वगैरह बनाने के लिए। देन वी हैव, उससे हैवी फ्रैक्शन हमारे पास होता है बिटुमेन, जो कि हमारा रोड मेकिंग के लिए यूज होता है, रोड तार जिसको कहते हैं ना, डामर, जो काला काला रोड, जब नया नया रोड बनता है तो उस पे लगा हुआ पिछता हुआ देखा होगा आपने। ठीक है, हुजैफा जो केमिकल फीड स्टॉक है ना, इसका मतलब है कि ये और डिफरेंट चीजें बनाने के लिए यूज होता है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए नेफ्ता यूज हो रहा होता है। ठीक है भाई, ये यूजेस आपने याद रखने हैं, और जैसे जैसे हम इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे ना डाउन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, मतलब जो हैवीएस्ट फ्रैक्शन है
उस वो सबसे ज्यादा उसकी क्या कहते हैं, कार्बन चेन बड़ी होगी। एल्केन है ना, कार्बन कार्बन चेन है सिंगल बॉन्ड की। तो बॉटम टू टॉप देख लो या टॉप टू बॉटम देख लो, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप लिख लेते हैं, बल्कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। कार्बन कार्बन चेन लेंथ जो होगी वो, जैसे आप जो लाइटर फ्रैक्शन है उसमें छोटी होगी, तो अगर मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा, डिक्रीजिंग कार्बन कार्बन चेन लेंथ, मतलब जो ऊपर वाले फ्रैक्शन होंगे उनकी कार्बन चेन लेंथ छोटी होगी, नीचे वालों की बड़ी होगी। ऊपर वाले जो होंगे वो सकते हैं, ऊपर वाले ऑलरेडी गैस होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। मतलब इन शॉर्ट मैं ये भी कह सकता हूँ, जो ऊपर वाले फ्रैक्शंस हैं उनके लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स है, क्योंकि वो लाइटर है, होगा। ऊपर वाले फ्रैक्शन जो है उनकी विस्कोसिटी कम होगी, नीचे वालों की ज्यादा होगी। ऊपर वाले जो फ्रैक्शन है उनकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होगी, नीचे वालों की कम होगी। तो जैसे जैसे बॉटम टू टॉप जाएंगे तो फ्लेमेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई इक्वेशन नहीं है, बस ये याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। बस 5-10 मिनट और, ऑर्गेनिक हमारा खत्म हो गया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। फ्यूल्स है हमारे पास, एक और फ्यूल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, वो हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ी है ना। हसन 12 बजे है ना दूसरी क्लास, खत्म कर देंगे 12 बजे तक। अच्छा जी, इसमें कह रहा है विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज मेड बाय रिएक्टिंग अमाइनो एसिड्स टुगेदर। तो अमाइनो एसिड से हम लोग पॉलीएमाइड बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है ना, कार्बोहाइड्रेट आपको पुराने क्वेश्चन दिखेंगे इसके, कार्बोहाइड्रेट्स के और स्टार्च के निकल गया है, तो इनको इनके क्वेश्चन छोड़ देना। चलो भाई, पॉलीमर दैट हैज द स्ट्रक्चर शोन, द फोर टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस पॉलीमर। पहली बात तो बताओ, ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में डिफरेंस क्या है। एडिशन पॉलीमर में आपको देखो, ये वाला जो था ये एडिशन पॉलीमर है, इसमें सिर्फ
कार्बन कार्बन दिखेगा हॉरिजॉन्टल चेन में। बीच में मोनोमर से बने थे। जो पॉलीमर चेन होती है उसमें बीच में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन भी आ सकता है। अगर पॉलीएस्टर है तो नाइट्रोजन, पॉलीएस्टर है तो ऑक्सीजन होगा। और अगर पॉलीअमाइड है तो बीच में नाइट्रोजन होगा, अमाइड बॉन्ड बनेगा। तो ये जो पॉलीमर है हमारा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये कौन से टाइप का है? इसमें जो अमाइड लिंकेज बनी हुई है वो अमाइड लिंकेज बनी हुई है ना, तो ये पॉलीअमाइड होगा। 2 and 3। अमाइनो एसिड किस चीज का मोनोमर है? पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है कौन सा? प्रोटीन। विच मैक्रोमोलिक्यूल प्रोवाइड द बॉडी विद अमाइनो एसिड? तो ये होगा प्रोटीन। अभी जो फैट्स, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये निकल गया है सिलेबस से, ठीक है, अब इसको हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो पॉलीमर है, ये वो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो नहीं है सिलेबस में, तो ये वाला क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो बीच में एटम आता था वो ऑक्सीजन होता था, लेकिन अब हम नहीं करेंगे, ये छोड़ है क्वेश्चन। प्रोटीन एंड नाइलॉन बोथ possesses the same amide linkage. Which arrangement of atom represent the amide linkage? तो इसमें से अमाइड बॉन्ड कौन सा है? बी वाला। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी थी केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में, याद रखनी है आपको। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में ही सेइंग P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomers from which it was formed. ओके, अब देखो इन्होंने बीच में ना डब्बे नहीं बनाए हुए, डब्बों की जगह कार्बन लिखा हुआ है। अब इन्होंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं पी पॉलीमर जो है ना इज नॉट अ पॉलीएस्टर एंड वाज फॉर्म यूजिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीएस्टर नहीं होगा तो पॉलीअमाइड होगा। कह रहा है व्हाट इज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पी? इनमें से पी क्या होगा? देखो, ए जो है वो पॉलीएस्टर है, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कह रहा है कि इज नॉट अ पॉलीएस्टर। लेकिन साथ में वो कह रहा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुई हुई है, तो डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी जो है वो एडिशन पॉलीमर है। बचा है क्या? बी और सी। अब बी में अमाइड लिंकेज है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, सी में भी अमाइड लिंकेज है। लेकिन वो कह रहा है कि जो मोनोमर है ना उसमें 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए। अब अगर मैं बी में मोनोमर को देखूंगा तो उसमें जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है उसमें बीच में कितने कार्बन एटम है? देखो, CH2 के बाद 6 लिखा हुआ है, तो 6 कार्बन सेंटर में है और 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में है, तो टोटल इसमें 8 कार्बन एटम्स है। और जो डायमाइन मोनोमर है जिसमें दोनों साइड पे नाइट्रोजन है, उसमें बीच में 6 कार्बन एटम्स है। लेकिन वो तो कह रहा है कि जो मोनोमर्स है ईच मोनोमर है 6 कार्बन एटम, तो बी में बीच डाई कार्बोक्सिलिक मोनोमर में 8 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इसलिए वो नहीं हो सकता आंसर। सी देखो, सी में जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर है, डाई कार्बोक्सिलिक वो वाला है जिसमें जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना दोनों, ये इसमें 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक के हैं और बीच में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने हुए? 6। और जो डायमाइन मोनोमर है उसमें देखो बीच में, अमाइन में तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन होता है, बीच में कितने कार्बन है? 6।
सी है इसका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन 11 में कह रहा है विच ऑफ दिस पॉलीमर इज अ प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है, पॉलीअमाइड होता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होगा ना। ए में, बी में और सी में कहीं नाइट्रोजन ही नहीं लगाया हुआ। नाइट्रोजन किसमें है? सिर्फ ऑप्शन डी में। तो डी है प्रोटीन मोनोमर। क्लियर। क्वेश्चन 12 और कर लो बस। 12 में एक पॉलीमर दिया हुआ है उसने, जो कि कौन से दो मोनोमर से बना हुआ है? डायमाइन मोनोमर दिख रहा है इसमें, डब्बे के दोनों साइड पे नाइट्रोजन। और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोमर दिख रहा है, डब्बे के दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक। इसके मोनोमर्स कौन से होंगे? मतलब ऐसे मोनोमर जिसमें जो ब्लैक वाला बॉक्स है उसके दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और वो जो लाइनों वाला बॉक्स है उसके दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगा हुआ होना चाहिए। तो ए में देखो, उन्होंने मोनोमर जो बनाया हुआ है उसमें लाइन वाले बॉक्स के एक साइड पे नाइट्रोजन, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक, ऐसा तो नहीं है ना? तो लाइन वाला बॉक्स है उसके दोनों साइड पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन है। ये हमारा आएगा कौन सा? डी। देखो डी में लाइन वाले बॉक्स के दोनों साइड पे नाइट्रोजन है, और जो ब्लैक वाला बॉक्स है उसके दोनों साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है। चलो, अब थर्सडे वाली क्लास में हम लोगों को प्रोडक्ट टेबल करना है और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे या सैटरडे को कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख के एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री भी खत्म कर देंगे। तो देन विल बी डन विद दिस सिलेबस। और थोड़ा सा फ्यूल सेल भी पढ़ना है जो हम थर्सडे को ही पढ़ लेंगे। कमिंग वीक से फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने पेपर 2 का ईयरली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मीनवाइल आप लोग पुराने टॉपिक जो रिवाइज कर सकते हो जितने उतने रिवाइज करो, ताकि ईयरली में ऐसा ना हो कि पुराने टॉपिक बिल्कुल ही भूले हुए हो। ओके जी। रामीन बेटा, मैं क्लासेस से फ्री होके आपको जवाब देता हूँ। जा सकते हो अभी आप।